हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर विशेषांक के अंतर्गत। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं और ये विषय हाल फिलहाल की कुछ चीज़ों को लेकर एक चर्चा का विषय है जिस पर हमें ध्यान नहीं देते हैं अक्सर। लेकिन अगर हम स्थितियों को परखें और देखें तो आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं, जो बदल रही हैं और उसका का जो प्रभाव है न सिर्फ मानव पर पड़ रहा है बल्कि यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं पर पड़ता है, वनस्पतियों पर पड़ता है। इसका जो प्रभाव है वो अलग अलग विश्व के क्षेत्रों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज का जो विषय है वो मूलतः जलवायु परिवर्तन को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसको लेकर पैसिफिक जो देश हैं, जो कि मूलतः ज़्यादातर द्वीपीय देश हैं, उनको लेकर काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होती हैं उनको देखने को मिलती हैं। तो आज हम यहाँ पर पैसिफिक देशों पर जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करेंगे, जानेंगे यहाँ पर चर्चा का ये विषय क्यों है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बिंदु आएंगे यहाँ पर। साथ ही इसके अंतर्गत ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन या समुद्री क्षेत्रों में जो तापमान का बढ़ना है उसके कारण क्या क्या इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको लेकर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पेरिस जलवायु समझौते और सतत या संधारणीय विकास लक्ष्यों के माध्यम से हम किस तरीके से यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को लेकर एक रूपरेखा बनाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उन लक्ष्यों को यदि हम अपनाते हैं तो किस तरीके से इसे हम समाधान कर सकते हैं। तो एक पूरी विस्तृत रूपरेखा के तहत आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम को लेकर, प्री और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं को लेकर इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों है, चर्चा का कारण क्या है यहाँ पर। तो अभी हाल फिलहाल यूएनओ के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो फिजी की यात्रा पर गए और फिजी की यात्रा पर जाने के पश्चात वहाँ पर वो जो अवलोकन उन्होंने किया, अवलोकन करने के पश्चात वहाँ के आसपास के लोगों से मिले, प्रशासन से वहाँ पर बातचीत की और उसके पश्चात वहाँ पर कुछ जो समस्याएं उनके समक्ष आए, उन्होंने दो चीज़ें बोली। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान समय में पैसिफिक देशों के सामने जो सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं और वो दो समस्याएं हैं जो दो बुनियादी समस्याएं हैं, उसमें से एक है आपका जलवायु परिवर्तन और दूसरा है यहाँ पर आपका समुद्र का बढ़ता जल स्तर। तो मूलतः जो आपके पैसिफिक देश हैं, इन पैसिफिक देशों के सामने जलवायु परिवर्तन की एक तो समस्या ही है और उस जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्री जल का जो स्तर है उसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसके कारण जो उनके सामने अन्य कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। न सिर्फ यहाँ पर पैसिफिक देश के नागरिकों के लिए, लोगों के लिए, बल्कि उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो वैश्विक स्तर पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, इनके द्वारा कही गई जो बातें हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है, यूएनओ के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस की ये पहली फिजी यात्रा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनकी पहली फिजी यात्रा है। यूएनओ के प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं और उनकी पहली फिजी यात्रा है ये। दूसरी यहाँ पर पैसिफिक देशों के सामने दो समस्याएं हैं यहाँ पर। पहली है आपकी जलवायु परिवर्तन को लेकर और दूसरी जो समस्या यहाँ पर है वो है आपके समुद्र का बढ़ता जल स्तर को लेकर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो समस्याएं आती हैं। इसके बाद आता है प्रमुख बिंदुओं को लेकर कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या क्या चीज़ें इसमें डेवलप की गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हाल फिलहाल के कुछ समय सर्वाधिक गर्म साल की स्थितियाँ देखी गई, अर्थात पिछले 4-5 साल काफ़ी गर्म यहाँ पर रहे हैं, जिसका प्रभाव एक जलवायु परिवर्तन की स्थिति को कहा जाता है कि दिन प्रतिदिन कह सकते हैं प्रति साल की स्थितियों का जो उच्चतम जो तापमान होता है वहाँ पर वृद्धि देखी। 2020 में भी यहाँ पर आपके तापमान में बहुत बड़ी वृद्धि देखी गई। रूस के अभी एक शहर में बर्कोयांस्क में वहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान अब तक का वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। तो ये दिखाता है कि हमारा जो विश्व है, हमारे जो पृथ्वी है, उसका जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से कह सकते हैं बदल रहा है। और अगर हम सही समय पर यहाँ पर कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ही बड़े स्तर पर पड़ेगा। तो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको सर्वाधिक गर्म साल की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका प्रभाव देखिए, जो ग्रीनलैंड में जो बर्फ़ है आपके और अंटार्कटिका में जो बर्फ़ है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर पिघल रही है। तो
हमारे पास जो वैश्विक स्तर पर जो हिमनद हैं, जो बड़े बड़े आपके स्रोत हैं, जो मीठे पानी के स्रोत हैं, जो आपके बर्फ़ के रूप में हैं और आपके हिमनद के रूप में हैं, हिमालय पे हो गया, आपका आल्प्स पर्वत हो गया, आपके ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका का क्षेत्र हो गया, वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो आप कह सकते हैं मीठे पानी के जो स्रोत हैं विश्व में वो ऑलरेडी बहुत कम है। खारा पानी वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है, समुद्र के रूप में भी है और भूमिगत रूपों में धीरे धीरे वो एंटर हो रहा है, लेकिन मीठे पानी के स्रोत हमारे पास सीमित हैं। और जलवायु परिवर्तन का देखिए जो प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो बर्फ़ है वो भी यहाँ पर पिघलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत तेज़ी से नए नए शोधों में वहाँ पर इसके आंकड़े आते हैं, मानचित्रों के माध्यम से भी यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं कि ग्रीनलैंड का एरिया जो है, जहाँ पर जो बर्फ़ का एरिया था वो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है। हाल फिलहाल में देखा भी होगा कि वहाँ पर कुछ देशों के द्वारा, जैसे कि डेनमार्क का एक आधिपत्य है वहाँ पर, उसको अमेरिका ने भी वहाँ बोली लगाई थी कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो हमें दे दिया जाए, वहाँ पर हम उसको खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह की प्रक्रियाएं भी वहाँ पर देखी जा रही हैं कि क्योंकि एक ये भी बातें की जा रही हैं कि ग्रीनलैंड में जो होते हैं काफ़ी सारे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता है और वहाँ पर इन फ्यूचर अगर बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ पर बड़े स्तर पर दोहन करके जिस भी देश का वहाँ अधिकार होगा तो वो वहाँ पर उत्पादन अच्छा कर सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस लिहाज से वहाँ पर बात चल रही, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है उस पर वहाँ पर चर्चाएं नहीं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट है, 2100 तक समुद्री जल स्तर के 1 मीटर वृद्धि की आशंका है। कहने का मतलब 1 मीटर आपके हिसाब से बहुत कम हो सकता है, लेकिन 1 मीटर अगर समुद्री जल स्तर का यदि बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे जो द्वीपीय देश हैं, जो द्वीपीय शहर हैं और उसके साथ ही जो जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई सारे द्वीप हो सकते हैं डूब सकते हैं या उनका एक बड़ा हिस्सा उसमें डूब सकता है। समुद्र के किनारे जो शहर हैं वहाँ पर, जैसे कि मुंबई है, न्यूयॉर्क है, ऐसे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर जो इकॉनमी के तौर पर कह सकते हैं कि जो विभिन्न देशों के एक इकोनॉमी जो हब हैं वो आपके तटीय शहर ही हैं। यदि वहाँ पर उन तटीय शहरों में समुद्री जल स्तर का प्रवेश होता है और वो वहाँ पर डूब जाते हैं तो इसके कारण आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक निगेटिव इम्पैक्ट वैश्विक इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, देशों पर भी पड़ेगा और वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, साथ ही जो आपके लोग वहाँ पर रहने वाले होंगे वो कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, विस्थापन की एक बड़ी समस्या वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 2100 तक यहाँ पर बात की जा रही है, फिलहाल 2020 चल रहा है। अगले 80 सालों में यहाँ पर बोला गया कि 1 मीटर तक यहाँ पर वृद्धि देखी जाने की आशंका है समुद्री जल स्तर में। इसके बाद पैसिफिक व द्वीपीय देशों के सामने अस्तित्व का संकट है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि यदि समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती तो इसका सबसे बड़ा जो खतरा है वो प्रशांत क्षेत्र में जो द्वीप समूह हैं, जो छोटे छोटे आपके द्वीप हैं और साथ ही अंटार्कटिका के क्षेत्र में जैसे कि कैरेबियन जो द्वीप हैं वहाँ पर भी, तो इस तरह के जो द्वीप हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। वहाँ पर उनके लिए खतरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा एरिया हो सकता है कि वहाँ पर जलमग्न हो जाए और उसके कारण उनकी इकोनॉमिकल तौर पर भी और वहाँ के लोगों के विस्थापन की समस्या होंगी। इसके बाद आए दिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में और इस साल तो खासकर यहाँ पर चक्रवातों की संख्या में वृद्धि हुई है, ज्वालामुखी फटने की स्थितियों को लेकर वहाँ पर देखी जा रही है और भूकंप की स्थितियाँ बहुत बढ़ी हैं। भारत में ही आप देख लीजिए, पिछले 1-2 महीने में भारत के कई अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली हो, म्यांमार हो, आसाम हो, लद्दाख हो, वहाँ पर बड़े स्तर पर आपको लगातार दूसरे तीसरे चौथे दिन वहाँ पर लगातार भूकंप आने की शंकाएँ होती हैं। तो इस बीच कम से कम 50 बार यहाँ पर भारत में भूकंप आ चुका है पिछले 2 महीने में और भारत के अलग अलग हिस्सों में, और ये स्थितियाँ वैश्विक स्तर पर भी हैं। तो देखने का मतलब भारत में भी चक्रवात की स्थितियाँ आपने देखी कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटों पर वहाँ पर चक्रवात की भी स्थिति आती है। ये इसका वैश्विक स्तर पर भी ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो चक्रवात, ज्वालामुखी और भूकंप की जो स्थितियाँ हैं वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसका भी जो प्रभाव पड़ेगा वो समुद्री जलस्तर, जलवायु परिवर्तन और वहाँ पर रहने वाले जीवों पर भी उसका निगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हम जिस विषय वस्तु की यहाँ पर चर्चा करना हम प्रारंभ कर चुके थे कि वैश्विक देशों के सामने ये जो एक बड़ी समस्या है जलवायु परिवर्तन के कारण, वो उसके कारण आपको यहाँ पर ये कई तरीके की स्थितियाँ भी आपको हाल फिलहाल अभी देखने को हमें मिल रही हैं। हम 21वीं सदी की, यहाँ पर हम 22वीं सदी की बात करें, 2100 साल पूरे होने की बात कर रहे हैं कि वहाँ तक तो हम हालत और भी ख़राब हो जाएगी। हाल ही में स्थिति हमारी कैसी हो चुकी, आप इसका आकलन कर सकते हैं कि 2020 तक ही हमारी हालत काफ़ी ख़राब है।
है, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बर्फों का पिघलना, जल स्तर का बढ़ना, जीवों की हानि, जैव विविधता की दृष्टि से वहाँ पे हानि हो रही है। और इसके अगले 80 सालों में शायद वहाँ पर ये स्थिति इतनी विनाशकारी हो जाए कि वहाँ पर इसका कह सकते हैं कि पुनर् तरीके से कह सकते हैं कि वापसी संभव ना हो। तो यहाँ पर अन्य इन स्थितियों का हमने आकलन कर लिया। अब बात करते हैं मूलतः पैसिफिक क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो पैसिफिक क्षेत्र जो प्रशांत क्षेत्र है, वहाँ पर जो द्वीपीय देश हैं उनके लिए देखिए क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहली चीज़, जलवायु परिवर्तन से समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। जैसे हमने अभी कहा कि जलवायु परिवर्तन, बर्फ़ का पिघलना, और बर्फ़ के पिघलने से धीरे धीरे वहाँ पर समुद्र में पानी वहाँ पर बढ़ेगा, और पानी बढ़ेगा तो समुद्री जल स्तर आपका ऊपर आएगा। उसके बाद खारे जल की वजह से खाद्य सुरक्षा की समस्या। जैसे ही वहाँ पर समुद्री जो जल है उसमें अगर वृद्धि होती है तो वो समुद्री जल आपको धीरे धीरे कहाँ एंटर करेगा, आपके रिहायशी इलाकों में एंटर करेगा, और रिहायशी इलाकों में जो भी पीने का जो पानी है उनको वो दूषित करेगा, और फिर वो पानी क्या करेगा, धीरे धीरे रिस कर आपको भूमिगत जल के अंदर जाएगा, और भूमिगत जल में जो मीठे पानी का जो स्रोत है उसके साथ वो संलग्न हो जाएगा। और उसके कारण ये होगा कि वहाँ की पूरी जो पीने का पानी है वो भी दूषित होगा। उसके कारण दूसरी समस्या होगी कि वहाँ पर खाद्य सुरक्षा की समस्या होगी। जो भूमि वहाँ पर बेसिकली हम फसलों के उत्पादन के लिए कर रहे थे, वहाँ पर आगे चलकर उसके भूमि का उत्पादन हम उस संदर्भ से नहीं कर पाएंगे, अर्थात खारे पानी में हम फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, जो उसके लिए सक्षम नहीं होगा, जिसके कारण आपको उत्पादन में गिरावट होगी, और उत्पादन में गिरावट के कारण वहाँ पर खाने पीने की भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती, खाद्य सुरक्षा की एक बड़ी समस्या आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किस तरीके से दुष्प्रभाव पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन का आपको कई अलग अलग तरीके से स्थितियां वहां पर प्रभावित करेगा। खाने पीने की स्थितियों को लेकर, कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों को लेकर, जैसे कभी आपने कोविड-19 का एक इफेक्ट देखा है यहाँ पर, तो इस तरीके की इफेक्ट बहुत आगे चलकर हो सकता है। इस तरह के और भी जीवाणु या विषाणु या अन्य तरह के कीट डेवलप हों और वो इस तरीके से आएँ कि आपके पास उसके लिए इलाज की कोई सुविधा ना हो। जलवायु परिवर्तन के तापमान बढ़ने से आपको नई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, समुद्री जीव जंतुओं के वहाँ पर चीज़ों को लेकर हो सकता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खाद्य पोषण के इत्यादि के कारण, कमी के कारण भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा को एक बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होने को देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भी खतरे में होगी। कारण क्या होगा, विस्थापन। देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक बड़ी संख्या में विस्थापन की समस्या। तो जब भी विस्थापन होगा, तो विस्थापन अर्थात ऐसे भूमिगत, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर पानी इंटर कर गया, जहाँ पर लोग रह नहीं सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो दूसरे देशों की ओर पलायन करेंगे। और जब दूसरे देशों की ओर पलायन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दूसरे देशों की जो शांति है, सुरक्षा है, उसको वहाँ पर बाधा हो सकती है। वहाँ के लोग हो सकता है आपका विरोध करें, और इसके कारण यहाँ पर आपको समस्याएं उत्पन्न हों। तो ऐसी स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। जैसा कि अभी हमने हाल फिलहाल सीरिया जैसे क्षेत्रों को देखा है, और म्यांमार में हमने एक जो रखाइन का एक बड़ा मुद्दा था, तो उनके कारण भी हमने एक विस्थापन की समस्या देखी है, और कई सारे देशों ने एक तरह के प्रतिबंध भी लगाया है। अमेरिका ने भी वहाँ पर मैक्सिको से आ रहे लोगों पर वहाँ पर प्रतिबंध लगा रखा है, दीवार बनाने की भी बात कही थी, जिसके कारण वहाँ पर जो विस्थापन के एक बड़े स्तर पर लोग दूसरे देशों में इंटर करते हैं, बिना किसी प्रकार का वीज़ा इत्यादि के या वैलिड आधार पर इलीगल तरीके से इंटर करते हैं, उनको रोकने का प्रयास है। और यदि यहाँ पर विस्थापन होगा, कई देश ही डूब जाएंगे या उनके ज़्यादा बड़े हिस्से डूब जाते हैं, तो वहाँ पर जो जनसंख्या होगी वो जाएगी कहाँ, वो विस्थापन करेगी, दूसरे देशों में इंटर करेगी, और इसके कारण वहाँ पर संघर्ष होंगे, और ये हो सकता है ज़्यादा कह सकते हैं खूनी संघर्ष भी हो सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर एक तरीके से समस्याएं होंगी। इसके अतिरिक्त जब भी आपकी यहाँ पर बड़ी संख्या में विस्थापन की स्थिति होगी, तो उसके कारण वहाँ पर संसाधनों के वितरण की समस्या भी होगी, क्योंकि कुछ संसाधन जो होंगे वो समुद्री जल के बढ़ने के कारण उसमें डूब जाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं बचेगा। और जो लोग फिर विस्थापन करके दूसरे देश जाएंगे तो उनके पास भी संसाधन सीमित होगा, जो अपने लोगों के लिए होगा, और दूसरे लोगों के आने के कारण वो उस संसाधन को जो भी है कैसे वितरित करेंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो संसाधन है, खाने पीने की वस्तुएँ हैं, उपयोग करने को लेकर ऊर्जा है, रहने का घर है, आवास है, तो वहाँ पर हर तरीके का जो भी संसाधन है उसके वितरण की एक समस्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त 2016 तक करीब 2.4 करोड़ लोग, यहाँ पर एक डाटा दिया गया कि 2016 तक 2.4 करोड़ लोगों का विस्थापन यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, और ये बहुत कम डाटा है, इससे भी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमने जो डाटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर
चर्चा का कारण हमने देख लिया, प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर ली, डिटेल थोड़ा समझ भी लिया और उसके बाद पैसिफिक क्षेत्र में स्थिति को देख लिया। लेकिन ये चीज़ यहीं समाप्त नहीं होती है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें इसमें डेवलप होती हैं। क्या क्या? अगली चीज़ है यहाँ पर कि समुद्री जल के तापमान का बढ़ना, क्योंकि वहाँ पर दो चीज़ें बताई गई कि पैसिफिक क्षेत्र होता है कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन की एक समस्या तो है, लेकिन एक समुद्री जल स्तर के बढ़ने की भी समस्या है। तो हमने जलवायु परिवर्तन की स्थिति देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे समुद्री जल के तापमान में यदि वृद्धि होती है तो उसके कारण यहाँ पर आपको क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ है कि नीली अर्थव्यवस्था आधारित देशों को नुकसान होगा। नीली अर्थव्यवस्था अर्थात जो ब्लू इकोनॉमी, जो समुद्री संसाधनों के कह सकते हैं उपयोग पर निश्चित हैं, जैसे कि समुद्री मछली उत्पादन को लेकर हो गया, तेल उत्पादन को लेकर हो गया, पर्यटन इत्यादि को लेकर हो गया। तो ऐसे जो देश हैं जो कि मूलतः ब्लू इकोनॉमी पर आधारित हैं, समुद्री संसाधनों पर वहाँ पर आधारित हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को वहाँ पर सर्वाधिक नुकसान होगा। समुद्री जल स्तर के बढ़ जाने से वो पूरी तरह से उनकी इकोनॉमी डेवलप डूब जाएगी या फिर वहाँ पर तहस नहस हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर तापमान बढ़ने का व अम्लीकरण की घटना से मूंगा चट्टानों को नुकसान हो रहा है और जैव विविधता की हानि हो रही है। तो दूसरा, यहाँ पर समुद्री जल स्तर के बढ़ने से एक तो यहाँ पर तापमान आपका बढ़ ही रहा है, समुद्री जल के तापमान बढ़ने से दूसरी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रही है, अम्लीकरण की समस्या यहाँ पर डेवलप हो रही है। और इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों के कारण जो मूंगा चट्टानें हैं उनके लिए एक निश्चित वातावरण चाहिए होता है, एक निश्चित तापमान चाहिए होता है, और उसके कारण अगर ज़्यादा तापमान में वृद्धि होती है तो मूंगा चट्टानें आपकी नष्ट होंगी। और मूंगा चट्टानें जो होती हैं कई सारी जीवों के खान पोषण की एक स्थिति होती है, साथ ही वहाँ पर रहने के लिए आवास वो उपलब्ध कराती हैं। तो एक जैव विविधता, मूंगा चट्टानें तो नष्ट होंगी, वो तो जैव विविधता का नुकसान होगा ही, साथ साथ उस पर आश्रित अन्य जो जीव जंतु होंगे, जो अन्य स्थितियां होंगी, जो अन्य जैव होंगे, उनको भी वहां पर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि समुद्र का जो तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने से समुद्री जीवन व लोगों के लिए विनाशकारी स्थिति उत्पन्न होगी। कहा यह जा रहा है कि इसका कह सकते हैं लाइन का मतलब ये है कि यदि जो वर्तमान समय में समुद्र का तापमान है उस समुद्री तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो उसके कारण समुद्र में जो रह रहे जीव हैं उनको नुकसान होगा, वो नष्ट हो सकते हैं, नष्ट हो भी जाएंगे, एक बड़ी संख्या में जीवों का यहाँ पर विनाश होगा। दूसरा, यहाँ पर जो जीव के साथ साथ वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, जो मनुष्य रहता है, उसको भी वहाँ पर नुकसान होगा, उन इकोनॉमी पर आधारित नुकसान होगा और वहाँ पर रहन सहन को लेकर भी उनको नुकसान होगा। तो एक तरीके से वहाँ पर समुद्री जल के तापमान के बढ़ने से जो न सिर्फ वहाँ की जीव जंतुओं को, जैव विविधता को, बल्कि वहाँ पर लोगों को और अर्थव्यवस्था को हर तरीके के नुकसान वहाँ पर समुद्री जल स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने की स्थिति को देखा गया है। इसके बाद ये तो हो गया समुद्री जल स्तर के तापमान को वृद्धि को लेकर। इसमें एक टॉपिक और जोड़ दूंगा कि यहाँ पर बेसिकली हाल फिलहाल के समय में प्लास्टिक्स को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहता है। प्लास्टिक्स हमेशा यहाँ पर बड़ी संख्या में इसको जोड़ी जाती हैं, वहाँ पर उसके उत्पादन को लेकर समस्याएं आती हैं, उसके वितरण को लेकर आती हैं। कुछ देशों के द्वारा इसे बैन भी किया गया है और कुछ शोध के माध्यम से यहाँ पर प्लास्टिक की समस्याओं को उजागर किया गया है। तो यहाँ बताया ये गया है कि 60 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक समुद्र में प्रतिवर्ष फेंका जाता है। क्योंकि समुद्री चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक समस्या समुद्र में ये भी आ रही है, क्या आ रही है कि 60 लाख टन से ज़्यादा, 60 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक समुद्र में प्रति वर्ष फेंका जा रहा है, जिसके कारण ये कहा गया है एक शोध के अनुसार कि 2050 तक ऐसा हो सकता है कि समुद्र में जो है मछलियों से ज़्यादा आपके पास प्लास्टिक होंगी। अर्थात 2050 में जितना आपको मछलियां समुद्र में नहीं दिखेंगी उससे ज़्यादा आपको प्लास्टिक समुद्र में दिखेगा, तैरता हुआ दिखेगा, और वहाँ पर आप उसका जो नुकसान होगा, मछलियाँ प्लास्टिक्स खाएंगी, उनको नुकसान होगा, उनकी जैव विविधता नुकसान होगा, मछलियाँ भी नष्ट होंगी उसके कारण, और साथ ही साथ वहाँ पर समुद्री जो होता है जल है वो सारा पोल्यूशन होगा। तो सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक बड़ा नुकसान इसके कारण आपको देखने को मिलेगा। कुछ उपाय भी इसके लिए किए जा रहे हैं, जैसे कि कई देशों के द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर यहाँ पर बैन किया गया है। भारत में यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किए जाने की बात की गई है और उसको बैन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उपायों को भी यहाँ पर कहा गया कि अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम है, बहुत सीमित है, हमें अन्य प्रयासों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। अन्य प्रयासों के तहत यहाँ पर एक चीज़ को बात की गई, टिकाऊ विकास, जो संधारणीय विकास की बात की गई है, संधारणीय विकास के 14वें लक्ष्य को सम्मिलित किए जाने की बात कही कि 14वें लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको यहाँ पर उसके लिए कार्य किया जाना चाहिए, सहयोग बढ़ाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर। तो ये 14वां लक्ष्य क्या है इसको भी देखेंगे एट द लास्ट टाइम पे कि वहाँ पर संधारणीय जो विकास की हम चर्चा करेंगे उसको वहाँ पर उस संदर्भ में इनके लक्ष्यों को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उनको देखेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यहाँ पर प्रयास क्या किए गए हैं, अर्थात जो समुद्री जल परिवर्तन हो, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वैश्विक स्तर पर जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसका काम है कि वहाँ पर उन प्रक्रियागत स्थितियों में सुधार लाए, लोगों अलग अलग देशों के मध्य एक सहयोग स्थापित करे, जो परिवर्तन हो, जो विनाशकारी स्थितियाँ उनको रोके। तो यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन को लेकर एक समस्या देखने को मिल रही है उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यहाँ पे निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। सबसे पहला जो प्रयास किया गया है जैसे कि स्मार्ट व दूरगामी उपायों की आवश्यकता को बल देते हैं, अर्थात वो कहते हैं कि हमें ऐसे उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो दूरगामी परिणाम भी दे हों और साथ साथ स्मार्ट तरीके से हम उसे संचालित करने में सक्षम हो। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि पेरिस समझौते को लागू किया जाना चाहिए। पेरिस समझौता जो कि आपका 2015 में हुआ था, 2020 इसे लागू करने की भी बात कही गई है। तो यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौते को 2021 स्टार्टिंग से लेकर इसे हम प्रारंभ करेंगे। इसके बाद 2030 तक टिकाऊ विकास एजेंडे के तहत कार्रवाई किया जाए। तो यहाँ पर दो चीज़ें की चर्चा की गई है, एक पेरिस समझौता, दूसरा टिकाऊ विकास। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, हम उनको एट द लास्ट पॉइंट के तौर पर उनको भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौते में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सम्मिलित हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता जब हुआ था तो एक विवादित मुद्दा था। जो आपके ट्रंप थे, आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे थे और वहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर इस बार अमेरिका के चुनाव के पश्चात वहाँ पर स्थितियाँ बदलें और बदलने के पश्चात अगर नए सरकार वहाँ पर बनती है तो अमेरिका भी यहाँ पर पेरिस जलवायु परिवर्तन जो समझौता है उसके अंतर्गत सम्मिलित हो। फिलहाल वो इसको मानने को तैयार नहीं है। और पेरिस जलवायु समझौते में क्या क्या पॉइंट हैं उनको चलिए एक बार देख लेते हैं। और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत, संधारणीय विकास लक्ष्यों के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ज़रूरी हैं, उन दोनों को टॉपिक को एट द लास्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौता जो किया गया है इसमें क्या क्या बातें ऐड की गई हैं और कैसे ये लाभदायक हो सकता है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर इन्होंने कही है जलवायु परिवर्तन को लेकर कि वैश्विक तापमान के जो वृद्धि हो रही है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर आपको कम रखना है। तो और कब तक? सदी के अंत तक, अर्थात जो 2100 जिसको बोला गया है 2100 तक हम यहाँ पर इसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का प्रयास करेंगे, ये बोला गया है पेरिस जलवायु समझौते में। और दूसरी चीज़ में एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि इसके पश्चात हम यहाँ पर 1.5 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस का तापमान जो होगा उसको हम भविष्य में यहाँ पर कम करने का एक तरीके से प्रयास करेंगे। तो कम करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे भविष्य में, 1 से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का प्रयास करेंगे भविष्य में। फिलहाल इसे जलवायु परिवर्तन अर्थात पेरिस जलवायु समझौते में ये लक्ष्य रखा गया है कि 2100 सदी तक हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम वैश्विक तापमान को रखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने देखा है जलवायु परिवर्तन के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो वहाँ पर समुद्री जीव जंतुओं को, उत्पाद को, लोगों को, सभी को नुकसान होगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एक जो उपाय यहाँ पर किया गया कि इसे वो कम रखने का प्रयास करेंगे। दूसरा 2 डिग्री सेल्सियस फिर भी ज़्यादा है, इसे वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर हम इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी रखने की कोशिश करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर उन्होंने रखी हैं। इसके अतिरिक्त इसका पालन कैसे सुनिश्चित करना, अर्थात सब लोग इसके लिए भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, कौन कौन लोग इसके लिए भागीदार होंगे, क्या देशी भागीदार होंगे या उससे संदर्भित अन्य संस्थाएं भी इसमें होंगी, यदि कौन से देशों की क्या यहाँ पर भूमिका होगी। और विकसित विकासशील देशों के मध्य जो एक कह सकते हैं कि समझौता नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं विकसित देशों के द्वारा कहीं ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन किया जाता है, विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों के द्वारा कम किया जाता है। तो यहाँ पर सबकी भूमिका कैसे निर्धारित होगी, इसको लेकर इसमें क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में निरीक्षण किया जाएगा, अर्थात हर एक देश
ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के लिए उसने क्या प्रयास किया और पिछले 5 सालों में उसने कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम किया है, इसको लेकर क्या किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा ताकि पता चल सके कि आपने कितना योगदान दिया है। तो ये एक व्यवस्था है कि यहाँ पर हर एक देश की वहाँ पर जांच परख होती रहेगी कि आप कितना योगदान कर रहे हैं। दूसरा, जलवायु वित्त की भी व्यवस्था की गई है। जलवायु वित्त की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जैसा मैंने कहा कि विकसित देशों के द्वारा कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा किया गया है, इसी कारण वो औद्योगिक तौर पर ज़्यादा विकसित भी हैं और काफ़ी पहले से किया जा रहा है। जबकि विकासशील देश और अल्पविकसित देश अभी उन्होंने ये पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ प्रारंभ की हैं। इस कारण वो कहते हैं कि हमें और भी ज़्यादा समय चाहिए, हमें अपने देश के विकास को डेवलप करने के लिए, हमारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन ना करें तो या तो उसके लिए आप हमें तकनीकी दीजिए और वित्त की सहायता दीजिए। तो जलवायु वित्त की जो व्यवस्था है वो इसीलिए की जा रही है कि विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को और अल्पविकसित देशों को नवीकरणीय ऊर्जा को डेवलप करने को लेकर उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाएगी। किसके माध्यम से, जलवायु वित्त के माध्यम से। इसके बाद ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उन्होंने कहा कि हर देश की सरकार के द्वारा यदि ये प्रयास किया जा रहा है कि वो जलवायु परिवर्तन को रोकने का प्रयास करें और वो सफल होंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के तौर पर न सिर्फ वहाँ पर उस देश की सरकार को, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर स्थानीय सरकारों को, व्यवसाय, निवेशक, नागरिक समाज, यूनियन, शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका को भी महत्ता दिया गया है। अर्थात यहाँ पर हर प्रकार के संस्थागत लोगों को, बुद्धिजीवियों को, संस्थाओं को और व्यवसायगत स्थितियों, निवेशकों को, सभी को यहाँ पर भागीदार बनाया गया है कि आप सभी एक नागरिक से लेकर के एक राष्ट्र तक, प्रमुख तक लेकर और एक संस्था से लेकर के एक व्यक्तिगत स्तर तक यहाँ पर सभी के द्वारा मिलकर प्रयास किया जाएगा, तभी हम यहाँ पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को भागीदार इसमें बनाए जाने का प्रयास किया गया है, जो कि एक अच्छा प्रयास है और इसके लिए जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। जन जागरूकता का प्रसार है तो हर एक व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के तौर पर जागरूक किया जाए, उसे उसकी भूमिका को कह सकते हैं स्पष्ट किया जाए, वो क्या कैसे योगदान कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसे नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इसको लेकर एक जागरूकता जरूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और यहां पर है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान सुनिश्चित करना है। किसके संदर्भ में, यहां पर आपको कार्बन कटौती के लक्ष्य निर्धारित करने हैं। तो हर एक देश को अपने राष्ट्र के स्तर पर एक लक्ष्य का निर्धारण करना है जिसके अंतर्गत वो कार्बन कटौती को सुनिश्चित करेगा। तो हर एक देश जो होता है, चाहे भारत हो, चीन हो, आपका जापान हो और अमेरिका हो, जर्मनी हो, कोई भी देश है, तो वहाँ पर आपका विकसित विकासशील देश सभी के द्वारा वहाँ पर अपने कार्बन कटौती के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निर्धारित योगदान का निर्धारण करेंगे और वहाँ पर उसको बताएंगे वो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन कटौती के लिए कितना निर्धारित लक्ष्य रखा है, कितना निर्धारित योगदान किया है। तो यहाँ पर यह भी आपको बताना है। एट द लास्ट यहाँ पर एक पॉइंट और रखा गया है कि कटौती के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी, सत्यापन एवं रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति और देशों की स्थितियों का आकलन करने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ विकसित देशों की होगी या विकासशील देशों की होगी, हर एक देश के वहाँ पर कटौती के लक्ष्यों के लिए, चलिए छोड़िए, तो कटौती के लक्ष्यों के लिए वहाँ पर कितनी यहाँ पर आपने निगरानी उसकी की जाएगी, आपने कितना प्राप्त कर लिया है, सत्यापन वहाँ पर किया जाएगा, रिपोर्टिंग भी वहाँ पर की जाएगी। तो इन तीनों ही चीज़ों को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो कटौती के लक्ष्यों को लिख दिया जाए। ठीक है, कटौती के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निगरानी, सत्यापन एवं रिपोर्टिंग को अनिवार्य यहाँ पर बनाया गया है। तो ये जो सारे उपाय किए गए हैं वो किसके अंतर्गत किए गए हैं, पेरिस जलवायु समझौता 2015 के माध्यम से यहाँ पर इसमें किया गया था। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत यहाँ पर 196 देशों में से यहाँ पर मैक्सिमम देशों ने इसको समर्थन भी दिया है। अमेरिका जैसे देशों ने इसको समर्थन नहीं दिया है, लेकिन इन फ्यूचर हम बात कर रहे हैं कि अगर इस साल चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने के पश्चात हो सकता है स्थितियाँ यहाँ पर बदलें और स्थितियाँ बदलने के पश्चात अमेरिका भी इसमें अपना योगदान दे सके।
तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उसके रोकने को लेकर क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अब अगली बात इसमें आती है कि संधारणीय विकास के जो लक्ष्य हैं जिसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाली समस्याओं से निपटा जा सकता है, तो वो कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य 2, 3, 13, 14 और 15 5 हैं टोटल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल इसमें 17 लक्ष्य हैं। टोटल ये 17 लक्ष्य हैं संधारणीय विकास लक्ष्य के अंतर्गत, जिसे 2015 में फाइनल किया गया है, जिसे 2030 तक प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो 2030 तक यहाँ पर इसे प्राप्त करना है। तो बाकी 17 लक्ष्य वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप नेट पर जाएंगे, उसे सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको बाकी के सभी लक्ष्य मिल जाएंगे। हम यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड जो लक्ष्य हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। जो पहला लक्ष्य है लक्ष्य 2 में बोला गया खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि की बात। जैसा हमने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण पैसिफिक देशों के सामने खाद्य सुरक्षा की एक समस्या होगी, तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें लक्ष्य 2 के तहत यहाँ पर कार्य करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि के लिए कार्य करना है। दूसरा यहाँ पर लक्ष्य 3 है जिसमें बोला गया कि पानी के सतत प्रबंधन व स्वच्छता की व्यवस्था करना है। हमने कहा था कि खारे पानी अगर एंटर कर गया, समुद्री जल स्तर अगर समुद्र क्षेत्रों में जो स्थानीय क्षेत्रों में एंटर कर जाता है, शहरों में एंटर कर जाता है, तो उसके कारण आपका जो पीने का पानी है वो वहाँ पर आपको दूषित हो जाएगा और पीने योग्य नहीं रहेगा। तो वहाँ पर पानी के सतत प्रबंधन और स्वच्छता के लिए लक्ष्य 3 को लिए काम करना चाहिए। लक्ष्य 13 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने हेतु तत्काल कार्यवाही करने की बात कही गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सतत विकास लक्ष्य में कौन से लक्ष्य को के अंतर्गत बात कही गई, तो लक्ष्य 13 में बोला गया है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों के से निपटने हेतु तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके बाद लक्ष्य 14 में जो बात कही गई है, हम समुद्री स्थिति को ही पढ़ रहे थे, पैसिफिक क्षेत्र को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर लक्ष्य 14 के अंतर्गत अस्थायी सतत विकास हेतु महासागरों, समुद्रों व समुद्री संसाधनों के संरक्षण संबंधी उपायों की यहाँ पर चर्चा की गई और उनके प्रयोग की यहाँ पर बात कही गई है। तो महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों के सतत स्थायी विकास के संरक्षण और उपयोग के उनके प्रयोगों की बात आपको लक्ष्य 14 के अंतर्गत कही गई है। और एट द लास्ट यहाँ पर लक्ष्य 15 की बात कही गई है। लक्ष्य 15 में क्या बोला गया है? लक्ष्य 15 में कहा गया कि जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकना है। क्या करना है? हमने कहा जैसे कि मूंगा चट्टानें नष्ट होंगी, मूंगा चट्टानों के नष्ट होने से जैव विविधता का ह्रास हो रहा था, तो वहाँ पर इसके लिए लक्ष्य 15 रखा गया है। लक्ष्य 15 में कहा गया है कि जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को यहाँ पर रोकना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं उसके माध्यम से हम यहाँ पर खाद्य सुरक्षा लक्ष्य 2 के अंतर्गत, लक्ष्य 3 के अंतर्गत पानी के उपयोग को, लक्ष्य 13 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी उपायों को, लक्ष्य 14 के अंदर महासागरों समुद्री संसाधनों के प्रयोग को और लक्ष्य 15 के अंतर्गत जैव विविधता से होने वाले नुकसानों को हम यहाँ पर संरक्षित करने के प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने करंट अफेयर्स इस टॉपिक में काफ़ी डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टडी की है। आई होप यहाँ पर आप भी इसको अच्छे से आपने सुना होगा, इसको पढ़ा होगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर और कर लेना है कि सतत विकास लक्ष्य के जो 17 लक्ष्य हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर हमने 5 लक्ष्यों की चर्चा कर ली है, बाकी जो 12 अन्य जो लक्ष्य हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लिया। नेट पर जाएंगे, आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है, बुक इत्यादि नहीं है, तो नेट पर जाइए, सतत विकास लक्ष्य 2015 डालेंगे तो वहाँ पर आपको सारे लक्ष्य वहाँ पर आपको विकिपीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से उनको 1-2 बार देख लीजिएगा। बाकी आज का यहाँ पर टॉपिक आपका ख़त्म होता है, इसको अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ पर इससे संबंधित यदि आपको प्री या मेंस का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि पेरिस समझौते को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, सतत विकास लक्ष्यों को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री में। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था एंटोनियो गुटेरेस कौन है, उनकी पहली फिजी यात्रा, कौन से वहाँ पर समस्याएँ हैं, कुछ अन्य डाटा को लेकर वहाँ पर क्या क्या समस्या की मेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर वहाँ पर किस तरह क्वेश्चन डेवलप किए जा सकते हैं कि उसके बढ़ते हुए प्रभावों की समीक्षा करें। जलवायु परिवर्तन है, खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्थापन की समस्या है, यदि समुद्री जल स्तर ऊपर उठ जाता है उसके कारण आपको क्या समस्या होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर प्री से संबंधित और मेन से संबंधित दोनों के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहाँ पर दोनों में ही आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और आपके स्टेट पीएससी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ पर इस टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। अगले टॉपिक में, अगले विशेषांक में हम कुछ नई चीज़ों को लेकर आएंगे, कुछ नई विषय वस्तुओं को चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आराम से पढ़िए, आराम करिए, पढ़ाई करिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।